मेरे ससुर जी के कमरे से रोज रात चीखने और चिल्लाने की आवाज आती रहती थी। मैं अगर किसी से कुछ पूछती तो मुझे कोई कुछ नहीं बताता था। मेरे पति मेरे साथ न रहकर शहर में रहते थे और कभी कभी ही गांव आते थे। हर रोज उस चीखने चिल्लाने की आवाज से मैं तो बहुत ही परेशान रहने लगी थी। और फिर एक दिन मैंने छुपकर अपने ससुर जी के कमरे में वह सब देख लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर उसके बाद मेरे साथ जो हुआ वह मैं कभी भूल ना सके, क्योंकि मेरा नाम राधा है। मैं 18 साल की हुई, मेरे मम्मी पापा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। मैंने अपना बचपन बहुत ही गरीबी में बिताया था। मेरे पापा एक छोटे से मेडिकल स्टोर की दुकान में काम करते थे और उन्हें जो भी तनख्वाह मिलती थी उसी से हम लोगों का घर चला करता था। और अब जैसे ही मेरी शादी की उम्र हुई, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए रिश्ते देखना स्टार्ट कर दिया। एक हमारे जान पहचान वालों ने मेरे लिए एक बढ़िया सा रिश्ता मेरे मम्मी पापा को बताया। उन्होंने बताया मेरे ससुराल वाले बहुत ही अमीर है, उनकी अपनी हवेली है और फैक्ट्री है, लेकिन उन्हें एक समझदार लड़के की जरूरत है। मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। उन्हें तो बस अपनी बेटी को खुश देखना था। और अब कुछ दिनों के बाद ही मेरी शादी एक बहुत बड़े घर में हो गई। मेरे पति दूसरे शहर में रहते थे, जहां पर उनका खुद का फैक्ट्री था। वो वहीं पर काम करते थे। लेकिन शादी से पहले मुझे यह सब बता दिया गया था। मुझे अपने सास ससुर के साथ अपने गांव वाले हवेली में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पति ने मुझे कहा था जहां पर उन लोगों की फैक्ट्री है वहां पर औरतों को रहने का इजाजत नहीं है। मेरे पति हर 3 महीने पर मुझसे मिलने का वादा करके अपने फैक्ट्री जाने वाले थे। सब कुछ जानते हुए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि मैं गरीब घर की लड़की थी और अब मेरी शादी इतने अच्छे घर में हो रही थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था अब मुझे किस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और जब मैं शादी करके हवेली में आई तो मैंने देखा हवेली बहुत ही बड़ी थी। यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हर चीज मौजूद थी हवेली में। ढेर सारे नौकर चाकर और ढेर सारा ऐशो आराम का सामान मौजूद था। शहर में जो हमारी फैक्ट्री थी उसे मेरे पति ही संभालते थे, क्योंकि वह मेरे पति के नाम से था। रोज रोज शहर से गांव आना संभव नहीं था, इसलिए मेरे पति शहर में ही रहते थे। इस गांव की औरतें यहाँ के खेतों पर काम किया करती थी और अच्छा खासा फसल उगाती थी। खेतों की सारी जिम्मेदारी औरतों पर ही थी, क्योंकि पुरुष लोग तो शहर के फैक्ट्री में काम करते थे। अब इस गांव में सिर्फ एक मेरे ससुर जी ही थे जो कि यहाँ पर रह रहे थे। शादी होने के बाद जब मैं इस हवेली में आई तब मेरे सास ससुर ने मुझे कहा, तुम इस हवेली में कहीं पर भी घूम सकती हो, तुम्हारा जो मन करे तुम कर सकती हो, लेकिन इस हवेली से बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने कभी बाहर जाने के बारे में सोचा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने अपने पति से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, यही हमारे घर की परंपरा है, हमारे घर की औरतें हवेली के बाहर नहीं जाती है। मतलब अब ये हवेली मेरे लिए एक जेल के समान थी। इसके बाहर मैं कदम नहीं रख सकती थी। मुझे लगने लगा कि अब मुझे यहाँ पर अपना जीवन कैदी बनकर ही बिताना पड़ेगा। मुझे अपने मैके की याद आने लगी कि कैसे मैं वहां पर आजाद पंछी की तरह इधर से उधर घूमती फिरती रहती थी। कोई भी रोक टोक नहीं था। शादी होने के 7 दिन तक ही मेरे पति मेरे साथ रहे थे और फिर वो शहर अपना फैक्ट्री चले गए। उन्होंने मुझे सब कुछ समझा दिया। पति के साथ यह दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मन में यह ख्याल आता था कि जब मेरे पति मुझे छोड़कर चले जाएंगे तब मैं इस हवेली में किस तरह से रहूंगी और अपना दिन कैसे काटूंगी। जब मेरे पति मुझे छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने के अंदर ही तुमसे मिलने के लिए आऊंगा और फिर कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, राहत हुई और फिर मैं बहुत ही उदास मन से अपने पति को विदा किया। हवेली में नौकर चाकर की कमी नहीं थी, इसलिए मुझे घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। इस हवेली के पीछे एक खूबसूरत सा बगीचा था, वहां पर मुझे जाने की इजाजत थी। मैं बगीचे में वक्त बिताया करती थी। मेरे पति के जाने के बाद रात के समय मैं अकेले अपने कमरे में सो रही थी। अचानक किसी के चीखने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। वह जोर जोर से कोई चीख रहा था और यह किसी औरत की आवाज थी, जिसे सुनने के बाद मैं बहुत ही डर गई
और फिर किसी तरह चादर ओढ़कर वह रात बिताई। सुबह मैंने अपनी सास को इस बारे में पूछा। उन्होंने मुझे कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और मुझे इसी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं देती है, लेकिन मेरे दिमाग से यह बात जा ही नहीं रही थी और मैं दिन भर इसी बारे में सोचती रहती थी। जब रात हुई तो मैं सो गई, लेकिन करीब रात के 10 बजे फिर से वही चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। लेकिन आज मैंने उठकर अपने कमरे की लाइट जला दी थी और अब मैंने सोचा मैं अपना दरवाजा खोलकर देखती हूँ, आखिर आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने जब अपना दरवाजा हल्का सा खोला तो मैंने देखा कि आवाज हवेली के अंदर मेरे ससुर जी के कमरे से आ रही थी। मेरी सास और मेरे ससुर अलग अलग कमरे में सोते थे। अब मुझे वह वक्त याद आ गया जब मैंने इस आवाज के बारे में अपनी सास से पूछा था, तो उनका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया था। वो बिल्कुल बेजान पड़ गई थी। आखिर मेरे ससुर जी औरतों के साथ क्या करते हैं। मैं अब एक नौकरानी को बुलाकर इस बारे में पूछा तो उसने मुझे कहा, बहू रानी, यहाँ पर रात में कोई भी नौकर और नौकरानी को रुकने का आदेश नहीं है, इसलिए हम लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैंने पूछा, रात में तुम लोग कहाँ जाते हो? तब उसने कहा, गांव में हमारे लिए एक मकान बना हुआ है जहाँ पर सारे नौकर नौकरानियों को रहने की इजाजत है। रात को बस हवेली में 2 चौकीदार ही रहते हैं। आप चाहो तो उससे पूछकर देख सकती हो। मैंने सोचा कि चौकीदार से ही पता लगाती हो आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जब मैंने चौकीदार से इस बारे में पूछा तो वो मुझ पर गुस्सा होकर बरसने लगे और बोले, बहू रानी, इस बारे में आप किसी से बात ना करें तो वही सही रहेगा आपके लिए, वरना आप किसी खतरे में पड़ सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा यह सारी बातें आप अपने दिमाग से मिटा दें। वे लोग जिस तरह से बातें कर रहे थे, मेरी रूह कांप उठी थी। मुझे ऐसा लगा कि वह लोग मुझे धमकी दे रहे हैं। कुछ तो गलत हो रहा था यहाँ पर। अब मैं यह पता लगाकर ही रहूंगी। परंतु मेरी सास का चेहरा मेरे सामने बार बार आ जाता था और मुझे लगता था कि मेरी सास को भी किसी ने धमकाया होगा, तभी वह ऐसे चुपचाप हो गई है। हर रात को इसी तरह से आवाज आने लगी। एक रोज वह रात जानने के लिए मैं अपने ससुर जी के कमरे में छिप गई। मुझे बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे यह लोग मार भी सकते थे। करीब रात के 10 बजे मेरे ससुर जी कमरे में एक औरत को लाया गया। वह औरत अंदर आते ही चीखने चिल्लाने लगी और बोली, तेरा बहुत बुरा होगा, तू यह सब मेरे साथ नहीं कर सकता है। मैं इस बार यह नहीं होने दूंगी। और फिर उसके बाद मैंने कमरे का जो नजारा देखा, उसे देखकर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा और मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ससुर जी कमरे में यह सब देखने को मिलेगा। डर के मारे मैं कांपने लगी और अब मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने वाला है, और यही हुआ भी। मैं चक्कर खाकर गिर गई और बेहोश हो गई। अचानक से सुबह मेरी आंखें खुली। मैंने देखा कि उस वक्त कमरे में कोई नहीं था। मैं जल्दी से वहां से निकलकर अपने कमरे में चली आई। थोड़ी देर बाद जब मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरी सास और ससुर दोनों एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। मैंने अपने ससुर जी की आंखों में देखा तो अब मुझे उनसे डर लगने लगा था। मैंने अपनी नजर नीचे कर ली और फिर मेरे ससुर जी ने मुझे कहा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, पिताजी, थोड़ी कमजोरी से महसूस हो रही है। उन्होंने कहा, कुछ खा पी लो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। शायद उन्हें पता नहीं चल पाया था कि मैंने कल छुपकर कमरे में सब कुछ देख लिया था। अब मुझे किसी तरीके से हवेली से बाहर निकलना था। मुझे उस राज पर से पर्दा हटाना था। इन लोगों ने अपनी काली करतूत को छुपाने के लिए मुझे इस हवेली में कैद करके रखा था। लेकिन मुझे अब बस एक मौके की तलाश थी। अब मैं समय का इंतजार करने लगी थी। कुछ दिनों से गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी और मौसम बदलने की वजह से मेरे ससुर जी बीमार पड़ गए थे। 1 महीने के अंदर ये पहली बार था जब उनके कमरे से चीखने की आवाज नहीं आई थी। अगली सुबह मैं जब ससुर जी के कमरे पे जाकर उनका हालचाल पूछा तो वो बोले, मैं बहुत ही बीमार हूँ, कुछ दिन लगेंगे ठीक होने में। मैं तो बस इसी मौके की तलाश कर रही थी। वह शायद अब आ चुका था। इसी मौके का फायदा उठाकर मुझे हवेली से बाहर जाना था।
मेरे ससुर जी दिन भर कमरे में ही रहते थे और मेरी सास उनके कमरे में ही उनकी देखभाल कर रही थी। अब बस इन चौकीदारों को मुझे चकमा देना होगा। दोपहर में चौकीदार जब अंदर खाने के लिए आए तो उस मौके का फायदा उठाकर मैं हवेली के बाहर निकल गई। दौड़ते हुए मैं ससुर जी के खेतों में पहुंची। वहां गांव की औरतें खेतों में काम कर रही थी। खेतों का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यह मेरा दूसरा झटका था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ। बहुत सारी औरतें खेतों में काम कर रही थी, पर मैंने उन लोगों का जो हाल देखा उसे देखकर मैं वहां से दौड़ते हुए बस स्टैंड पहुंची और बस पकड़कर सीधी फैक्ट्री पहुंच गई। मैंने सोच लिया था कि अब मैं हवेली वापस नहीं जाऊंगी। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। मुझे अपने पति को सारी बातें बतानी थी, लेकिन जब मैं फैक्ट्री पहुंची मुझे फिर से बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि फैक्ट्री में यह हाल होगा। डर के मारे मेरी रूह कांप उठी थी। अपने पति के पास मदद के लिए आई थी, पर यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था मुझे अपने आंखों पर यकीन नहीं आया। फैक्ट्री के मजदूर। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था। मैं वहां से सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस को सारी बातें बता दी। पुलिस को लगा कि मैं कोई पागल औरत हूँ। उसने हवलदार को बुलाकर कहा, लगता है इस मैडम का मानसिक स्थिति बिगड़ गया है, इसे किसी पागल खाने में भर्ती करना होगा। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं जो बोल रही हूँ इसका एक एक सबूत है मेरे पास। मैंने सारी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। जब मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को अपना मोबाइल की सारी वीडियो दिखाई, उन्होंने बहुत जोरों का झटका लगा और अब पुलिस की एक टीम बनाई गई और उसके साथ साथ एक टीम डॉक्टर की भी थी। फिर पुलिस वालों ने उस फैक्ट्री में छापा मारा और वहां पर काम कर रहे मजदूर लोगों को बचा लिया। खेतों पर जो औरतें काम कर रही थी उसे भी बचा लिया गया था और अस्पताल भेज दिया गया था। उस रात मैंने अपने ससुर जी के कमरे में देखा कि मेरे ससुर जी उस औरत को इंजेक्शन लगा रहे थे और उसको लगाते ही वह औरत एकदम से बेजान हो गई और उसका शरीर किसी मशीन की तरह काम करने लगा। ससुर जी जो भी कहने लगे थे वह औरत वही काम करने लगी थी। उस दिन गांव के खेतों पर भी औरतें लोग इसी तरह काम कर रही थी। सभी के सभी बेजान थी और सभी के सभी पागलों की तरह काम किए जा रही थी। फैक्ट्री के मजदूरों का भी यही हाल था। किसी बेजान मशीन की तरह उन लोगों से काम कराया जा रहा था। किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब मेरे पति, ससुर और मेरी सास को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांव के सभी औरतें और मजदूर लोग का अब इलाज चल रहा था। थोड़े दिन के बाद ही सभी लोग ठीक हो चुके थे और सभी लोग अपना अपना बयान दे रहे थे। अब उन लोगों को जबरदस्ती पकड़कर इंजेक्शन लगाया जाता था। उसके बाद उन लोगों को कुछ भी होश नहीं रहता था। वह लोग सिर्फ काम करते रहते थे और आदेश का पालन क्या करते थे। ड्रग्स उन लोगों के शरीर में एग्जिट किया जाता था और आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी कि मैं समय रहते इन लोगों की जान को बचा लिया था। अब मैं अपने मैके आने वाली थी, लेकिन मेरे गांव वालों ने मुझे आने नहीं दिया। इस गांव का मुखिया बना दिया और अब इस गांव के लोगों को आगे बढ़ाना ही मेरा मकसद रह गया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।